हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लॉकिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट उससे पहले कुछ ब्लॉकिंग की एक्सरसाइज होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ब्लॉकिंग करने से पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारी ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या होगी, इक्वल होगी या छोटी या बड़ी होगी। तो मैं यहाँ पे छोटा साइज़ बना रही हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लॉकिंग कर रहे हैं तो सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट बनाइए और साइड बाय साइड मेथड का यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन वाली वीडियो में बात की थी कि सबसे फर्स्ट स्टेप होती है हमारी मार्किंग की। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ का जो रेशियो होता है वो चेक करूँगी और उसके अकॉर्डिंग, अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो साइड कॉर्नर्स है, ड्राइंग जो हमारा रेफरेंस है उसके जो कॉर्नर्स है, जितने भी आउटर कॉर्नर्स है उनको लेके मैं उनकी एक रैंडम शेप ड्रॉ करूँगी। जितने भी आउटर कॉर्नर्स है उनका यूज़ करके एंगल्स, उनके अकॉर्डिंग एंगल्स ड्रॉ करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सबसे टॉप पे जो दो एंगल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की है, और लेफ़्ट साइड में जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग एक और स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की है। हमें साथ में प्रपोर्शंस का भी ध्यान रखना है, डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। तो हमें एंगल चेक करने के लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एंगल चेक करने के लिए पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल से हमारा एंगल हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एंगल एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन क्लॉथ की सलवट के कारण बन रही है, जो बिल्कुल स्ट्रेट, हल्की स्लांटिंग है और सबसे लंबी है। तो हम उसी लाइन का यूज़ करके, उसी एंगल का यूज़ करके जो क्लॉथ का एंड पॉइंट है वो फाइंड करेंगे। देन नीचे से जो कॉर्नर पॉइंट है लेफ़्ट साइड वाला, उसके डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब हम केवल और केवल जो कॉर्नर पॉइंट्स है क्लॉथ के, उसका यूज़ करके हम एक रैंडम शेप ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली क्लॉथ का शेप नहीं होगा, बट एक रैंडम जिसके अंदर पूरा क्लॉथ कवर हो सकता है। और याद रखिएगा, हमें केवल और केवल स्ट्रेट लाइन का यूज़ लेना है, कर्व्स को बिल्कुल इग्नोर करना है। आपको पेंसिल की हेल्प से एंगल चेक कर सकते हैं, बट पहले आप खुद से एंगल ड्रॉ कीजिएगा, देन उसके बाद आप चेक कीजिएगा एंगल को, ताकि आपका खुद का जो आइडिया है वो भी आप डेवलप कर पाएँ कि किस तरह से एंगल को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और खुद की विदाउट पेंसिल से आप किस तरह अपने एंगल को करेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकें। तो पहले आप खुद एंगल ड्रॉ कीजिएगा, देन पेंसिल की हेल्प से उसको चेक कीजिएगा कि आपने सही डायरेक्शन में ड्रॉ किया है कि नहीं किया। एक बार आउटर ब्लॉकिंग कंप्लीट होने के बाद में मैं रीचेक कर रही हूँ कि कहीं मेरे किसी भी एंगल में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं प्रपोर्शंस में, एंगल्स में, डिस्टेंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक होती है तो हम तुरंत उसको इम्प्रूव करेंगे, अगर नहीं होती है तो आगे मूव करेंगे। बट याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अभी हमने मिस्टेक्स चेक कर ली तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। हो सकता है कि हमें आगे वाली स्टेप में पता चले कि हमारी मिस्टेक्स है, तो हमें बाद में उसको इम्प्रूव करना है। अभी मैं यहाँ पे जो भी नेगेटिव शेप्स हैं उनको डिडक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। नेगेटिव शेप वही होते हैं जो आपके ऑब्जेक्ट के अलावा जो शेप्स बन रहे हैं बैकग्राउंड में, उसको नेगेटिव शेप बोलते हैं। जैसे कि आप क्लॉथ में देख सकते हैं, टॉप ऊपर एक नेगेटिव शेप बन रहा है जो हल्का ट्राइंगल जैसा लग रहा है। जो ट्राइंगल शेप है वो है नेगेटिव शेप। और जो शेप क्लॉथ के अंदर बनते हैं या फिर जो आपके सब्जेक्ट के अंदर की साइड बनते हैं वो होते हैं पॉजिटिव शेप। तो मैं यहाँ सभी नेगेटिव शेप्स को फाइंड कर रही हूँ, उनको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। देन आफ्टर जब मैं नेगेटिव शेप को ड्रॉ कर लूँगी तो उन्हें मैं इरेज़र से इरेज़ कर दूँगी, ताकि जो वेस्ट लाइन है, जो लाइन हमारी यूज़फुल नहीं है, वो हमें आगे की ड्राइंग में कंफ्यूज ना करे। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप आउटलाइन बिल्कुल लाइट बना सके। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पेंसिल को बिल्कुल पीछे से होल्ड कर रखा है, ताकि प्रेशर भी मैं ज़्यादा ना लगा सकूं, और पीछे भी मैं बिल्कुल जितना लाइट हो सकता है मैं उतना लाइट प्रेशर लगा रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रही हूँ बिकॉज़ ताकि कैमरे में दिखे। अदरवाइज़ अगर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करती तो मैं इससे और भी ज़्यादा लाइट बनाती। इतना लाइट बनाना है आपको जितना केवल आप ही को दिखे, क्योंकि जितनी भी हम स्टार्टिंग में ब्लॉकिंग करते हैं वो रफ़ लाइंस होती है, उसे हमें इरेज़ करना होता है, हमारी फाइनल आउटलाइन नहीं होती है। फर्स्ट रीज़न तो ये होता है हमें लाइट बनाने का। सेकंड ये है कि अगर बाय चांस हमारी मिस्टेक हो जाती है तो अगर इरेज़ करने पे उसके लास्ट में पेपर में स्पॉट्स ना रहें, उसके धब्बे ना रहें, इसीलिए हमें लाइट बनानी चाहिए अपनी ड्राइंग को। और थर्ड रीज़न ये होता है कि हमें कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर आउटलाइन नहीं दिखेगी। अगर हम रियल में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ प्रॉपर आउटलाइन नहीं होगी। वो आउटलाइन हमें इसीलिए दिखती है क्योंकि वो उसका एंड पार्ट होता है।
आप इस क्लॉथ को ही ले लीजिए। अगर हम इसको टच करते हैं, अगर हमारे सामने ये क्लॉथ है, तो अगर हम इसको टच करते हैं तो इसके अंदर जो फोल्ड्स है वहाँ पे वो एंड नहीं हो रहा है, वो क्लॉथ ख़त्म नहीं हो रहा है, बस वहाँ पे हमें एक आउटलाइन हमारी बता रही है कि ये यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बट वो लाइन आपको इतनी एक्स्ट्रा डार्क नहीं दिखेगी, उसके पीछे जो शेडिंग है, जो शेडो है, उसका पार्ट आपको दिखेगा, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट आपको पीछे की दीवार से अलग लगेगा या पीछे जो भी बैकग्राउंड है उससे अलग लगेगा। बट वहाँ पे प्रॉपर डार्क आउटलाइन नहीं होगी। तो कभी भी हमें अपनी ड्राइंग में डार्क आउटलाइन नहीं रखनी है। वो हम स्टार्टिंग में जब बहुत छोटे तब बच्चे करते हैं, उस तरह से जो आप ब्लैक आउटलाइन पूरी एकदम डार्क आउटलाइन ड्रॉ करते हो, वो कभी भी एक रियल ड्राइंग में, एक आर्टिस्टिक ड्राइंग में नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सभी नेगेटिव शेप्स को फाइंड करके तुरंत लाइन को क्लियर कर रही हूँ, ताकि हम कभी भी लाइन में कंफ्यूज ना होएं कि हमारे जो काम आ रही है, करंटली जो लाइन हमारी यूज़ की है वो लाइन कौन सी है, और जो लाइन हम जिस लाइन का काम हो चुका है और जो हमारे अभी कोई करंटली कोई काम नहीं दे रही और आगे भी ड्राइंग में काम नहीं आएगी वो लाइन, उसको हम इरेज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर टॉप में जो लाइन है वो मैंने अभी तक इरेज़ नहीं की है, बट लास्ट में मैं उसको भी इरेज़ करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ हर एक एंगल को बार बार चेक कर रही हूँ, ताकि अगर कहीं मिस्टेक है तो मैं उसी समय उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि जो स्टार्टिंग की स्टेप्स होती है, वो सिंप्लीफिकेशन की जो स्टेप होती है, जितनी भी मिस्टेक्स होती है हमें ट्राई करना चाहिए कि उन्हीं स्टेप्स में हमें करेक्शन करें। क्योंकि अगर आप आगे मिस्टेक्स को फाइंड करके उनको करेक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपनी ड्राइंग को मैनेज करना, करेक्शन करना। क्योंकि आपने ऑलमोस्ट स्टेप्स को फॉलो कर दिया है। जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है आउटलाइन की, वो स्टार्टिंग स्टेप्स ही होती है। अगर आप स्टार्टिंग स्टेप्स में ही गलत करेंगे तो आगे आपकी ड्राइंग गलत होगी ही होगी। तो ट्राई कीजिएगा कि स्टार्टिंग में ही आप अपनी मिस्टेक्स को जितना हो सके फाइंड करें और तुरंत करेक्शन करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एक बार आपने मिस्टेक फाइंड की, उस वक्त आपको नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको उस वक्त मिस्टेक नहीं दिखी, बट आगे आपको दिखेगी। तो उस समय जब भी आपको मिस्टेक दिखे तो तुरंत आपको करेक्शन करना है। आपको जब तक आपकी ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती है, जब तक आपकी शेडिंग, आपका फिनिश्ड वर्क नहीं होता है, जब तक अपनी ड्राइंग को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपको अपनी मिस्टेक्स हर एक सेकंड में फाइंड करनी है, हर एक मिनट्स में आपको अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करना है और उनको करेक्शन करने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अब अंदर की ब्लॉकिंग कर रही हूँ, इनर ब्लॉकिंग। इतनी देर हम कर रहे थे आउटर ब्लॉकिंग, अब मैं कर रही हूँ इनर ब्लॉकिंग। जो अंदर की सलवटें हैं क्लॉथ के अंदर, या फिर जो अंदर के शेप्स हैं, उनको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। बट वहाँ पे भी मैं कर्व्स को इग्नोर कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, ब्लॉकिंग के अंदर कभी भी कर्व्स ऐड नहीं होते हैं। ब्लॉकिंग में ओनली स्ट्रेट लाइन्स, एंगल्स एंड प्रपोर्शंस, डिस्टेंस, हम इन सब का ध्यान रखना होता है हमें। तो यहाँ मैं हर एक एंगल को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जितना मिनिमम लाइन मैं दे सकती हूँ उतना मिनिमम लाइंस देने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ तक हमारी स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके ब्लॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें कर्व्स ऐड करेंगे, जो कुछ इस तरह दिखेगा। और कर्व्स ऐड करने के बाद में हम इसमें टर्मिनेटेड लाइंस को ऐड करेंगे। यहाँ तक हमारी आउटलाइन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने फीडबैक भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।